हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट दिया था, फुल टेस्ट नंबर 2 यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। तो फर्स्ट का तो जो फ्री वाला था, जो सबके लिए अवेलेबल होता है, जिसने टेस्ट बुक पास भी नहीं लिया हो उसके लिए भी अवेलेबल होता है वो तो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया उसका। लेकिन आज मैंने ये फुल टेस्ट नंबर 1 दिया था। एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पे कि 296 यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है ये, राइट। और इसमें से मैंने अभी सिर्फ 16 ही दिए हैं। उस 16 में भी जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ये सब ये दिए हैं मैंने। फुल टेस्ट सिर्फ 2 ही दिए हैं अभी तक, एक फ्री वाला और एक ये और फुल टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो आज हम फुल टेस्ट नंबर 1 को यहाँ पे करते हैं। आइए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। यस, तो सबसे पहले आप लोग मेरे मार्क्स देख लीजिए यहाँ पे। और 76 ही आए हैं 100 में से 76 ही आए हैं। और रैंक अगर आप देखोगे तो 943 943 में रैंक है। कितने में से है तो अभी 52,818 कैंडिडेट्स ने दिया है, 943 में रैंक आई है। अटेम्प्ट मैंने यहाँ पे 98 किए थे, जो छोड़ दिए थे 2 क्वेश्चन। और एक्यूरेसी 82.66% है। और परसेंटाइल जो है वो 98.22 परसेंटाइल है। ठीक है। अच्छा, जनरल के लिए कट ऑफ क्या थी यहाँ पे, तो 64 से 70 ये जनरल के लिए इन लोगों ने कट ऑफ रखी थी। ओके, एक बार लीडर बोर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, लीडर बोर्ड पे कौन लीड कर रहा है। अच्छा, इस बार 100 पे कोई नहीं पहुँचा है। लास्ट वाले टेस्ट में हमने देखा था कि 100 आए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के, तो 100 पे यहाँ पे इस बार कोई नहीं पहुँचा। 98 ही मार्क्स यहाँ पे हैं टॉपर के। और आप देख सकते हैं कि 30 टॉपर्स में ही 87 आ चुकी है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ नहीं, सॉरी, मार्क्स यहाँ पे 87 आ चुके हैं। और मेरे नंबर आए हैं 76, जो कि 943वीं रैंक पर मैं हो यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे 943वीं पे, राइट। अब देखते हैं हम कि हमारा गलत क्या हुआ। सबसे पहले गलत को ही देख लेते हैं, क्योंकि गलत को हम लोग जल्दी देख लेंगे। तो टोटल 98 मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे गलत हो गए हैं 17। और क्या क्या गलत हुआ होगा, करंट ज़्यादा गलत हुआ होगा, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन थे वो करंट अभी मेरा रिवीजन नहीं हुआ। एक्चुअली तैयार तो है, क्योंकि अभी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था तो सारा करंट तैयार ही किया था हमने। लेकिन रिवीजन नहीं हुआ तो उसको भूल गए। अब रिवीजन करना है, एग्ज़ाम से पहले पहले कर ही लेंगे रिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं कि गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं सबसे पहले। यस, लैंग्वेज को चेंज कर लिया मैंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मेरा गलत हो गया। अरे, कैलेंडर के क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, अब आपका काम ये है कि जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे गलत हुए हैं वो भी आपको करने हैं, और जो भी क्वेश्चन आप इनमें से करना चाहें वो भी आपको करने हैं। ठीक है, जो भी आप करना चाहें। तो सबसे पहले रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, यदि 15 सितंबर 2019 को रविवार था तो 10 जुलाई 2018 को, मतलब पिछला दिन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं इसको रीअटेम्प्ट मोड में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने रीअटेम्प्ट मोड में ही ये लगा हुआ है। अगर मैं इसको आंसर आपको दिखाया तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आपको आंसर नहीं पता चलना चाहिए, आप ही इसका आंसर बताइएगा, या फिर दिखाई देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे लेकिन आप लोग ही इसको। ठीक है, तो शुक्रवार मैंने लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर हुआ मंगलवार। ओके, ये गलत हो गया। उसके बाद ये कैसे गलत हो गया, अरे नहीं ये तो सही है, दूसरा तो सही है, सही वाला नहीं देखना हमको, गलत वाले देखने हैं। यस, उसके बाद मेरे करंट के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा गलत हुए, आप लोग देखिए इनको। एक ये क्वेश्चन गलत हो गया कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां स्टेट या यूटी कौन सा है, तो मैंने लद्दाख पे लगा दिया था, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उसके बाद एक ये करंट के ही क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं। एक ये गलत हो गया, और नेटवर्क जो है वो सही नहीं आ रहा। उसके बाद ये था कि मार्च 2022 में किस क्षेत्रीय रेलवे जोन ने अपने पूरे संभाग का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, तो ये कौन सा है, अभी भी मुझे नहीं याद है कौन सा है। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, कोंकण रेलवे है। ठीक है, मार्च 2022 तक कोंकण रेलवे ने अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। उसके बाद ये था, ये मेरा गलत हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा एजेंडा 2030 के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान यहाँ पे 120 है, लेकिन मैंने लगा दिया था 117 वाला। ठीक है, 117 लगा दिया था, 120 इसका राइट आंसर है।
17 टोटल क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, देख लीजिए आप। 98 अटैम्प्ट किए थे, 17 गलत हो गए। किस देश के साथ भारत ने जनवरी 2022 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है स्वास्थ्य अनुसंधान में? तो ये कौन सा कंट्री है? ये फ्रांस के साथ किया था, लेकिन मैंने जापान लगा दिया था। ठीक है, फ्रांस के साथ किया। डिटेल आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि पूरा डिटेल के साथ इसका एनालिसिस किया जाए। ठीक है, उसके बाद तो ये आप ये देखोगे कि कितने मतलब वो क्वेश्चन भी मेरे गलत हो गए हैं। जो पैराग्राफ आता है यानी कि पैसेज आता है हिंदी में, एक्चुअली ये पैसेज था ही कुछ हार्ड सा। कई बार मैंने पढ़ा है इसको ना, आप अगर देखोगे ना तो इसमें टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। प्राथमिक शिक्षा किस पर बल देती है? आपको भी ये करना है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा किस पर बल देती है, लेकिन आप करोगे कैसे? ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली मेंशन कहीं नहीं था कि प्राथमिक शिक्षा किस पे बल देती है। तो ये मेरा गलत हो गया। राइट आंसर है इसका सामाजिक कर्तव्य पर। ठीक है, उसके बाद मेरा एक और ये गलत हुआ, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ यहाँ पे मेरा कि अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्या हुआ। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपने पैसेज पे काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे टाइटल पूछा जाता है वो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो गलत नहीं होते, लेकिन जो क्वेश्चन वैसे होते हैं ना वो गलत ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर मुझे वर्क करना है। तो ये भी मेरा गलत हुआ था, तो इसका राइट आंसर मैंने ये लगा दिया और ये मिला तीसरा। ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद ये गलत हुआ मेरा कि इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को बताना क्या चाहती है। मतलब वही टाइटल टाइप का हो गया ये क्वेश्चन भी। तो ये आपको एक बार मैं पूरा दिखा देती हूँ ताकि आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें एंड देन आप इसका आंसर कर सकें। आई होप कि आप रोक रोक के इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। क्या आप भी वही आंसर लगाना चाह रहे थे जो सही है, या फिर आपका भी गलत हो रहा है? ठीक है, तो अब मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया था। उसके बाद ये फिर जीके के कुछ क्वेश्चन थे, ये गलत हुए हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये था अखिल भारतीय मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन, लेकिन मेरा ये गलत हो गया। उसके बाद कुछ दर्रे थे, इनके बारे में बताना था। अरे यार, बाहर से ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। पर्वतीय दर्रों के बारे में यहाँ पे बात करनी थी हमको। गोमल दर्रा, नाथुला दर्रा और बुमला दर्रा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सिर्फ और सिर्फ नाथुला सिक्किम में यही यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी दोनों गलत थे। तो मेरा ये गलत हो गया था उस टाइम पे, और नाथुला यहाँ पे करेक्ट है। अब ये गोमल और बुमला कहाँ है, इनको भी देख लेते हैं। तो गोमल दर्रा जो है ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, गोमल नदी घाटी के सहारे। ठीक है, और जो नाथुला है वो तो सिक्किम में है, वो ये तो आपको पता होगा। लेकिन जो बुमला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में है। ओके, इतनी चीज़ हम लोग यहाँ से नोट कर ली। सिपकीला को भी देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज गाज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद लिपुलेख तो उत्तराखंड में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, गलत हो गया था हमारा। एक ये क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से। एक्चुअली इकोनॉमिक्स तो मुझे हार्ड ही लगता है, इकोनॉमिक्स तो हार्ड लगता है मुझे। केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से अपना आंसर, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाममात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद कौन सा गलत हुआ उसको देखते हैं। ये तो मतलब गलत हो गया, क्या बताएं इसके बारे में। तो अच्छे से पता है कि गैर संघीय विशेषता कौन सी होगी। एकल संविधान तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लिखित संविधान भी नहीं हो सकता, स्वतंत्र न्यायपालिका भी नहीं हो सकती, शक्तियों का विभाजन ही तो है यहाँ पे गैर संघीय। और हमने पता नहीं किस पे लगा दिया, एकल संविधान भी लगा दिया, बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? मतलब इजी क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। मोरारजी, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ? आपका आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा या फिर लाल बहादुर शास्त्री? कौन बने हैं यहाँ पे मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री?
वो मैंने लगा दिया था इंदिरा गांधी, लेकिन वो रॉन्ग आंसर हो गया था चरण सिंह। यहाँ पे राइट आंसर है। चरण सिंह के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि कब से कब तक, एक्चुअली अगर हमको टाइम पीरियड याद होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 28 डेट तो मत याद रखो, लेकिन ईयर याद होना चाहिए। 1979 से 1980, जुलाई से लेकर जनवरी तक 5-6 महीने ये रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे। 1980 के बीच ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के थे ये भी याद रखना है, 5वें नंबर के हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री 1979 से जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक रहे हैं। और इन्हें भारत के किसानों के हिमायती भी इनको बोला जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ था, ये यूपी के हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि यूपी के हैं, मेरठ के हैं। और लेकिन अब जो जिला हापुड़, ओके, गांव का नाम है नूरपुर, जिला हापुड़, तत्कालीन जिला मेरठ। ठीक है, अब ये मेरठ जिले में आता है। नहीं, उस टाइम मेरठ जिले में आता था, क्योंकि अब नया जिला बना था ना हापुड़, तो अब हापुड़ जिले में आता है ये गांव नूरपुर। ओके, तो अच्छा, ये कुछ फैक्ट हैं, इनको भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं। तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं, 1947 से लेकर 1964 तक। दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री उनकी बेटी यानी कि इंदिरा गांधी रही हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार कौन बने हैं, तो गुलजारी लाल नंदा बने हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी के थे, इनको ये भी बताना है आपको। और भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, तो ये थे मोरारजी देसाई। निशान पाकिस्तान वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और इन्हीं के टाइम पे एलपीजी आया था। आपको पता ही होगा कि एलपीजी के टाइम पे एलपीजी आया था 1991 में। और उस टाइम पे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, एलपीजी मतलब वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से आई थी। ठीक है, और राज्यसभा से कौन आता है आपको पता ही होगा, जो लोकसभा में जो नहीं जीत पाता है। जैसे कि अभी अरुण जेटली थे, और लास्ट ईयर पिछले लोकसभा में स्मृति ईरानी थी, राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई थी अमेठी से, लेकिन हार गई थी। लेकिन उसके बाद भी इनको राज्यसभा से टिकट देकर, क्योंकि मंत्री बनने के लिए ज़रूरी होता है कि 6 महीने के अंदर हमको किसी ना किसी कोई ना कहीं का सांसद बनना होता है, तो इनको फिर राज्यसभा से टिकट देकर सांसद बनाया गया था और भारत की शिक्षा मंत्री बना दिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, स्मृति ईरानी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो इंदिरा गांधी थी वो पहली ऐसी प्रधानमंत्री रहीं जो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा हमने इसमें पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी जो है कौन से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जल्दी से बताइए। पूरे के पूरे 25 न्यायालय हैं हमारे इंडिया में, और जबकि यूटीज़ एंड स्टेट को मिलाकर 36 हो जाते हैं। तो उन्हीं 25 हाई कोर्ट्स में बहुत सारे, एक ही हाई कोर्ट में कई आते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, ये सब एक ही हाई कोर्ट में आता है। और पश्चिम बंगाल के साथ और कौन सा आता है, अंडमान निकोबार की बात करें तो पश्चिम बंगाल वाला मतलब कि कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आता है ये। ऐसे ही पुडुचेरी किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो ये आता है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, मद्रास। लेकिन हमने उस टाइम पे लगा दिया था केरला, क्योंकि हमको पता नहीं था। अरे क्या हो गया, हाँ, तो वापस आ जाते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये भी हमारा गलत हो गया। जल्दी से बताइए आप कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। आंसर दिखा देते हैं आपको, ऊर्जा की इकाई है। हमने तो धारा लगा दिया, कहाँ से लगा दिया पता नहीं। कंडरा किसको जोड़ता है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कंडरा में और लिगामेंट में। तो कंडरा किससे जोड़ता है, फिर से कन्फ्यूजन है मुझे। हड्डी से पेशी को जोड़ता है कंडरा, जिसको हम टेंडन बोलते हैं इन इंग्लिश। एक बार इसको देख लेते हैं इंग्लिश कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यस, इसको इंग्लिश में टेंडन ही बोलते हैं। तो टेंडन किससे किसको कनेक्ट करता है, मसल टू बोन, राइट। और अगर लिगामेंट की बात करें तो वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, ओके, कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया। लिगामेंट बोन टू बोन एंड टेंडन मसल टू बोन।
उसके बाद एक और क्वेश्चन ये रह गया गलत वाला। ये गलत हुआ था कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है आपको बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हमने पता नहीं क्या लगा दिया, पता नहीं कहाँ दिमाग जाता है हमारा एग्ज़ाम के टाइम पे। और यहाँ चला जाए तो ठीक है, लेकिन रियल एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ओवर टाइम मैंने 36 पे लगाया, प्रयास नहीं किया। दो क्वेश्चन मैंने करे ही नहीं। कौन कौन से थे वो, ये कैसे छोड़ दिया? अच्छा ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, पता नहीं कैसे छूट गया यार। केंद्रीय कोण बताना था, ये तो हार्ड भी नहीं था क्वेश्चन। यदि देश एस के सोने के उत्पादन से संबंधित जानकारी को वृत्तालेख द्वारा दर्शाया जाता है, तब 2020 में सोने के 2020 आपको दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है। तब 2020 में सोने के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो ये हमारा तो आना अटेम्प्ट ही रह गया। राइट आंसर इसका देख लेते हैं, 63%, लेकिन आप लोग इसको करिएगा। उसके बाद कौन सा रह गया? उसके बाद ये रह गया। अरे इस पर मैंने टाइम भी लगाया है, 5 मिनट का टाइम लगा दिया, तब भी नहीं हुआ ये। ऐसा क्या था इसमें? इसको खोल के लिखना था हमको, और इन सबको खोल कर लिख दे, उसके बाद ही हो जाता। कैसे, पता नहीं उस टाइम कैसे नहीं हुआ। अभी देखेंगे इसको, ठीक है। इसको आप भी करिएगा और हम भी करेंगे दोबारा से। 5 इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये 2 मैंने छोड़ दिए थे। अब हम आ जाते हैं राइट क्वेश्चन कौन कौन से हुए थे, एक बार जल्दी से उनको देख लेते हैं, क्योंकि राइट क्वेश्चन है तो इजी ही होंगे वो, जब मैंने कर लिए हैं तो, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन पे ऑन करना पड़ेगा क्या, पुनः प्रयास मोड। ओके, अब मैं आपको दिखाती जा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम, कितना टाइम हो गया इस वीडियो को, 17 मिनट हो चुके हैं। अरे बाप रे, आगे जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग तो इजी थी काफ़ी, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था, देख लीजिए आप। ओके, बहुत ही इजी रीजनिंग आई थी। मानसून बाढ़, तो ग्रीष्म में क्या होता है, सूखा होगा। और ये फिर ये ऑनलाइन लाइब्रेरी पहल ई किताब कोर्स जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। वन नेशन वन कार्ड, तो मेरा गलत ही हो गया था। एंड देन आमा योजना और बहिनी योजना छात्राओं के लिए, गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा और छात्राओं के लिए बहिनी योजना सिक्किम ने शुरू करी थी। करंट का क्वेश्चन था, ये मुझे आता। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है। और ये हमने देख लिया, गलत हो गया। ये भी देख लिया, गलत हो गया। और अभी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था INS बलसुरा को। कबड्डी सीजन 8 का फाइनल जीता था दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा के जीता था, ये मुझे पता था। उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए PM डिवाइन शुरू करी गई है। हाँ, PM डिवाइन यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार से लिख रखा है, हर एक में PM डिवाइन आपको दिखेगा, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में। लेकिन PM डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है वो आपको देख के यहाँ पे आंसर करना था। उसके बाद ये गलत हो गया था मेरा, पहले दिखा चुके हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, जो एट प्रेजेंट जो करंट कंट्री मतलब न्यूज़ में रहती है उनके आपको याद रखने। बेलारूस न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रशिया में यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो अब वो युद्ध में उसमें हुआ क्या है कि जो मिन्स्क समझौता हुआ था उसको तोड़ दिया यूक्रेन ने। रशिया का ऐसा कहना है, इसीलिए वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आई थिंक बनाया होगा कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, क्योंकि मिन्स्क समझौता यहाँ पे तोड़ा गया है। तो हमारे पड़ोसी देशों के क्षेत्रफल वगैरह आप सबको पता होने चाहिए, ठीक है। चाइना का सबसे ज़्यादा है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को बोला जाता है। राज्यसभा के सभापति किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, लेकिन पता है ये मैंने 2 बार में सही किया था। पहले मुझे लग रहा था वाशिंगटन में है, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे पेरिस को लगाया था। तो भारत में राज्य, कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा, तो हीरा MP के पन्ना में होता है सबसे ज़्यादा। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुए थे। लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन जो लोसर होता है, ठीक है, एक लोसार होता है, एक लोसांग होता है। तो दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोसार होता है वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो बचा कौन सा, लोसांग, वो सिक्किम में होता है। अगर यहाँ पर लद्दाख भी गिवन होता तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता, लेकिन लद्दाख यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इसलिए सिक्किम मैंने लगा दिया। तो अब आप लोग याद रखेगा कि जो लोसार होता है वो लद्दाख में होता है, लोसांग जो होता है वो सिक्किम में होता है। शाहनामा के फिरदौसी हैं। उसके बाद ये इसको भी दिखाएं क्या, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ये सब
ठीक है। अच्छा, इनको ना आप एक बार कर लीजिए, जो टाइटल वगैरह होते हैं और जो वैसे क्वेश्चन होते हैं इनको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हिंदी में, तो स्पेशली मेरे तो यहाँ कई गलत हो गए, मैंने आपको बताया ही था। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। 10 क्वेश्चन आने हैं पैसेज से, और पाँच या हाँ 10 ही क्वेश्चन आई थिंक इंग्लिश में भी आने हैं। सो इनमें से प्रबंध का पर्यायवाची कौन सा है, तो तंत्र है। ग्रस्त का विलोम यहाँ पे मुक्त है। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। शुद्धवर्तनी, उत्सर्ग। कामा यानी कि रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। उसके बाद ये एक पैराग्राफ आया था, तो ये पैराग्राफ इजी था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे थे। ठीक है, इनको हम नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। काम का जो हमको बताना था यहाँ पे सिनोनिम, एक्चुअली सिनोनिम एंटोनिम जो आते हैं ना, वो तो या तो ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, तो बात या तो उनको आपको स्किप ही कर देना होगा वहाँ पे, और नहीं तो अगर हो सके तो ट्राई तो कीजिएगा, लेकिन फिर भी ऐसे वर्ड आते हैं। अब यहाँ तो ईजी से आ गया तो क्वाइट हमने लगा दिया, अगर ईजी आए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आए समझ में तो उसको छोड़ना ही बेटर होता है। ठीक है, और सक्सीड का यहाँ पे एंटोनिम पूछा था, तो लॉस। अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो हम लोग बिल्कुल करके आएंगे, लेकिन अगर हार्ड आए तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसको देखते हैं हम। तो ये सब सही हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन तो सारा सही हो गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ इसमें, तो बहुत ईजी था। तो आई थिंक कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की अच्छे से। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन भी दिखा दिया है, एंड इसके जो ऑप्शंस थे वो भी आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी सब कुछ मैं दिखाई जा रही हूँ। राइट, ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप पूरा का पूरा देख सको। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे देखो टाइम लग गया था 5 मिनट, देख रहे हो, और क्यों टाइम लगा था उसका भी रीज़न है, आप लोगों को खुद करके देखना ही, तब आपको रीज़न खुद पता चल जाएगा कि इसमें टाइम क्यों लगा मुझे। हो सकता है आपको ना लगा हो, आपको ना लगे, लेकिन मुझे लग गया था। और टाइम तो हमारे पास इनफ है एग्ज़ाम में, तो आपको कितना भी टाइम लग जाए करने ही है क्वेश्चन सारे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, क्योंकि ये जो पेपर आएगा वो इसी टाइप का आएगा। पेपर हार्ड नहीं आता है, आपको भी पता होगा, लास्ट ईयर भी दिया होगा आपने, पेपर हार्ड नहीं आता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, और आपका भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जीके पे। तो तराइन का किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। अच्छा, हमने ना आज तक 2 ही युद्ध पढ़ रखे थे, तराइन के प्रथम और द्वितीय, लेकिन तराइन के 3 युद्ध हुए, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिटेल में गिवन है तो हम देखते हैं, डिटेल यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम बस इसी को देखते हैं कि तराइन के कौन से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो 1192 में जो हुआ था दूसरा युद्ध, उसमें। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये सब तो मेंशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुशासन के बहाने सबसे पहले अवध को लिया था उन्होंने। सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली चाणक्य द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और इनका कालानुक्रम आपको लगाना था। तो ये देख लीजिए आप लोग, एक ट्रिक भी है इसकी, ट्रिक है, मुझे याद आ रही है, एक सेकेंड। यस, ट्रिक वो है, आम गुनाह है मैम तो सीखाओ, मौज करो, छाता उठाओ, झरने तले जाओ। अब आप कहेंगे ये क्या बोलते हैं इतना लंबा चौड़ा, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग भी इसको करने के एबल हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं सुनी है तो कल आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें ये वाली ट्रिक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं सुनी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसको बना दूँगी। ओके, उसके बाद साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लाहौर में हुआ है। उसके बाद ये आपको मैच कराना था। उसके बाद सम्राट अशोक के ही बारे में आना है। आपको पता है कि पीईटी में स्पेशली अशोक का नाम मेंशन है सिलेबस में, तो अशोक के बारे में ही पूछा जाएगा बस। कब फांसी पर चढ़ाया गया था इनको, 1931 में। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में।
सर सैयद अहमद खान, ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, गलत हो गया था। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले का है? तो ये राउरकेला, भिलाई और बोकारो, ये तो 1956 के आसपास आए थे। तो पहले का पूछ रहा है तो ये जमशेदपुर ही होगा बस। और ये वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विक्रमशिला गैंग अटैक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि डॉल्फिन के लिए अभी रिसेंटली ही बिहार में कुछ किया गया था, तो मैंने यहाँ पे तुक्का लगाया था। और फिर उसके बाद विक्रमशिला भी मुझे दिखाई दिया, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी वहीं पे थी, तो इसलिए मैंने बिहार लगा दिया, तो सही हो गया था। ये गलत हो गया। इसके बाद ये किस आर्थिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र तो सर्विस सेक्टर तो टर्शरी ही होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? तो विदेशी निवेश कहा जाता है। कौन सी सूची दल बदल? तो 10वीं है। गैर संघीय विशेषता, ये गलत हो गया था, पहले ही हमने दिखा चुके हैं, इसको भी दिखा चुके हैं। धन विधेयक 1110, आई मीन सॉरी 110, 110। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से होता है, ये तो हमने ग्रामीण विकास से पढ़ रहे थे लेखपाल के लिए, उसमें भी पढ़ा था। पांडिचेरी, तो ये हम बात कर चुके हैं, इसकी भी बात कर चुके हैं। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक एसिड होता है सिरके में। अच्छा, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोलिक एसिड किस किस में होता है, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। आई मीन पता ही होगा आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बता भी दोगे ना, तो एक बार लिख दोगे आप, तो फिर मतलब स्ट्रॉन्ग आपका ही होगा, ठीक है। कोई चीज़ हम लिख लेते हैं तो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है। ब्रोंकाइटिस हमारे फेफड़ों से संबंधित है। कंडरा हमने ऑलरेडी बात कर ली, इसकी विद्युत धारा की बात कर ली। मैथ पे आ जाते हैं तो मैथ भी इजी ही आया था। देखिए ये क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। ये तो बहुत ईजी था, मतलब ओरली हो गया था ये तो। इनमें तब भी थोड़ा करना पड़ा था, लेकिन ये ओरली हो गया था। उसके बाद ये तो मेरा हुआ ही नहीं, वैसे हुआ नहीं है तो ये सही कैसे हो गया? नहीं, यहाँ पे आना टाइम दिखा रहा है, सॉरी मैं कह रही थी सही कैसे लग रहा है, मैंने तो क्या नहीं था ये। और ये 1/15 इसका राइट आंसर यहाँ पे आ गया है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है। मेरे मार्क्स कितने हैं ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये रहे मेरे मार्क्स। रैंक देख लीजिए आप, 50,000 में से 943 में है, 52,000 में से। और अब जैसे नेक्स्ट टेस्ट में अपलोड करूँगी, आई मीन नेक्स्ट टेस्ट दूँगी, उसका भी एनालिसिस आपके सामने क्या जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अच्छा, आप लोगों के मार्क्स कितने आते हैं ये तो बता के जाइएगा प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच।